नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी जी आपका बेटा मेरा पति भी है। आबा अभी तक तुमने ये कपड़े यहाँ से नहीं उठाए, आखिर करती क्या हो? धोबी प्रेस करके कपड़े दे जाता है और तुम्हें उठाने में ही जोर आ जाता है। प्रेस करवाने के पैसे लगते हैं, ऐसे ही रखे रहे जाएंगे तो सलवटे पड़ जाएगी। इन्हें तुरंत अलमारी में रखो, सरिता जी चिल्लाकर बोलती है। ये सुनकर आबा भी चुप नहीं रहती। मम्मी जी, ये कपड़े आप भी उठाकर रख सकती थी, फिर इतनी छोटी बात के लिए इतना सुना दिया। आपको तो मुझे डांटने का बस बहाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले धोबी कपड़े रख कर गया है, ये 2 दिन से नहीं पड़े हैं। फिर मैं सुबोध के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरे 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ नहीं है। मुझसे तो पूरे घर का काम करवाती हो और आप 4 कपड़े उठाकर भी नहीं रख सकती हो। तब तक सुबोध नहाकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर गुस्से में चिल्लाता है, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, शांति से मुझे नाश्ता करके ऑफिस जाने दो। ये लड़ाई झगड़े देखकर मेरा सर दर्द होता है। कोई सुबह ऐसी है हमने प्यार से बिताई है, आप लोग रोज एक नई बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो? मुझे क्या कह रहा है अपनी पत्नी से बोल, जो रोज मुझसे झगड़ती है। लगता है मायके में भी अपनी माँ से ऐसे ही झगड़ती रही होगी। जरा भी लिहाज नहीं है। मैं इसकी माँ की उम्र की हूँ, माँ सम्मान हूँ। सरिता जी आंसू बहाते हुए बोली, वाह बेटे के सामने मगरमच्छी आंसू बहा रही हो। मैं तो अपनी माँ से मायके में नहीं लड़ती थी, पर मुझे लगता है आपने अपनी बेटी से ऐसे ही डांट कर काम करवाया होगा। प्यार से तो आपको कुछ भी नहीं कहना और समझना आता ही नहीं है। आबा बोलती है। सुबोध का सर चकरा जाता है। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर भी दोनों सास बहू की बहस जारी रहती है। देख, तेरी वजह से आज मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस गया। मुझे क्या पता था मुझे ऐसी झगड़ेलू बहू मिलेगी, जिसकी वजह से रोज मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। तुमसे जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, बड़ों से बराबर जुबान लड़ाती है। तेरी जैसी बहू किस घर में आ जाए तो उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। जी ने फिर से आबा को ताना दिया। हाँ, आपकी तो हमेशा से यही आदत है, आप अपनी गलती भी मुझ पर थोप देती हैं। आपका बेटा मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से भूखा गया है। मैं तो नाश्ता बना ही रही थी, कपड़े आप चुपचाप उठाकर रख देती तो बात ही नहीं आगे बढ़ती। दोनों मन की भड़ास निकालकर चुप हो जाती है। आबा रसोई में काम में लग जाती है तो सरिता जी ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी बेटी काजल को फ़ोन लगा देती है और उसे सास बहू के बीच में हुई सभी बातें बता देती है। मम्मी, आप में भी कुछ कमी है, थोड़ा भाभी को समझाओ तो मान जाएगी, पर आप भी चिल्लाकर बोलती हो। बहू को बेटी बनाकर देखो, उनकी गलती को माफ़ करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखो, मेरी सास मुझ पर कभी चिल्लाती नहीं है, ना ही मुझे डांटती है, हमेशा प्यार से समझाती है। मैं भी उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, अपनी जुबान खोलती नहीं हूँ। भाभी को भी प्यार से समझा दो, उनके काम पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर देखना वो आपकी हर बात मानेगी और आपका सम्मान भी करेगी। आप दोनों की झगड़े के बीच बेचारे भैया सुबोध की चटनी बन जाती है। काजल ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, पर सरिता जी किसी की सुनती नहीं थी। सरिता जी फ़ोन पर रख देती है और आबा का घर का करके थोड़ी देर कमरे में सोने चली जाती है। पीछे से सरिता जी की सहेली रेणु उनसे मिलने आई। उन्होंने आबा को आवाज़ लगाई, पर कमरे में टीवी देखते हुए उसकी आंख लग गई और बाहर की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। उन्होंने खुद ही चाय नाश्ता करवा दिया। रेणु जी भी कम नहीं थी। मेरी बहू होती तो झट से कमरे में से आ जाती और चाय नाश्ता करवा देती, मुझे तो हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तेरी बहू को तो मतलब ही नहीं है कि सास की कोई सहेली आई है। रेणु जी तो कहकर चली गई, लेकिन जब आबा उठी तो घर में बवाल मच गया। आज सरिता जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरे मायके से कोई आता है तो खातिरदारी में लग जाती है, अपनी सहेलियों को खूब नाश्ता करवाती है,
और मेरी जब सहेली आती है तो नींद का बहाना बना देती है। वो कहती रही कि तभी सुबोध आ जाता है, तब आबा भी चुप नहीं रहती। आपको तो कहने से फ़ायदा ही नहीं है। टीवी चल रही थी और मैं सच में थकी हुई थी, इसलिए नींद लग गई। मैं कोई सोने का बहाना नहीं बना रही हूँ। आपको तो हमेशा ही गलत लगती हूँ। इस घर के लिए कितना भी कर दो, हमेशा सुनना ही पड़ता है। सुबोध बीच में बोल पड़ता है, चुप रहो। सुबह जाऊँ तो झगड़े और शाम को घर आऊँ तो भी झगड़े। तुम दोनों को लड़े बिना नींद नहीं आती क्या? मम्मी, आप इसे बेटी समझकर हर गलती माफ़ क्यों नहीं कर देती हो? और आबा, तुम भी हमेशा जुबान लड़ाती हो, बोले बिना नहीं रह सकती हो क्या? मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस तरह रोज़ लड़ती रहोगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। और सुबोध धमकी देकर कमरे में वापस आ जाता है। तभी पीछे पीछे आबा आती है। सुनो जी, मुझे ब्याह कर लाए हो, तुम अकेले घर नहीं छोड़ सकते हो। हमारा तो जोड़ा भगवान ने बनाया है। मैं भी तो हमेशा आपके ही साथ रहूँगी। जाना हो तो मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएगी। रोज़ मुझसे इतना लड़ती है, फिर भी थकती नहीं है। तभी सरिता जी भी कमरे में आ जाती है। मेरे बेटे के कान भरते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब तू अपना अधिकार जता रही है। मैंने 27 साल पाला है, तुझे इस घर में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। कमरे में आकर दोनों फिर से बहस करने लगती है। सुबोध फिर से परेशान हो जाता है। आप दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ती रहोगी क्या? मैं सुबह जाता हूँ तो दोनों लड़ती हो और मैं शाम को आता हूँ तो दोनों लड़ती हो। मुझे घर में शांति चाहिए। माँ, आप तो समझदार हैं, आप ही चुप रह लिया करो। हर बात पे प्रतिक्रिया देनी ज़रूरी तो नहीं है। आप दीदी को भी तो माफ़ कर देती थी। हाँ, अब तो तू मुझे ही समझाएगा। शादी जो हो गई है मैं भी भूल गई थी। अब तो तू अपनी पत्नी की ही बात मानेगा। ये तो अभी आई है, लेकिन 27 साल से तो मैं ही तेरा काम कर रही हूँ। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता? सरिता जी गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। सुबोध आबा को समझाने का प्रयास करता है कि आबा, तुम तो मुझे समझा करो। वो बड़ी है, उसकी बात मान लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। हर बात पे बहस करना ठीक नहीं है। पत्नी के आगे से माँ के प्रति कर्तव्य ख़त्म तो नहीं हो जाते हैं ना? बेटे को तो सब निभाकर चलना होता है। अब आप मुझे ही समझाएंगे। अपने माँ के सामने तो आपकी एक भी नहीं चलती है। सुबोध दोनों को समझाकर हार जाता है। फिर वो कुछ सोचता है। रात को जब खाना खाकर सब सो जाते हैं तो सुबोध अपना सामान पैक करता है और घर छोड़कर चला जाता है। सुबह जब आबा उठती है तो सुबोध को नहीं पाती है। वो टेबल पर रखी चिट्ठी पढ़ती है। आबा, मैं तुमको घर में बड़ी उम्मीद से शादी करके लाया था, पर तुमने मेरी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जीवन संगनी वो होती है जो हर परिस्थिति में साथ देती है, पति का दुख समझती है, पर तुमने मुझे कभी नहीं समझा। माँ ने मुझे बड़ा किया है और वो अगर तुम्हें 2 शब्द सुना भी देती है तो क्या हुआ? चुपचाप सुन लो। उनसे बहस करना, उन्हें जवाब देना ज़रूरी तो नहीं है। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती है तो तुम ऐसे ही जवाब देती हो क्या? अपनी मम्मी की हर बात मानती हो तो क्या थोड़ी सी बात अपनी सास की नहीं मान सकती हो? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि घर में कितना सुख हो, शांति हो। हर समय लड़ाई झगड़े के शोर से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम दोनों तो आपस में लड़ झगड़ कर अपनी भड़ास निकाल लेती हो, पर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? तुम सुनना ही नहीं चाहती। माँ को ज़्यादा सुना नहीं सकता हूँ। अब मैं घर से जा रहा हूँ। तुम दोनों आराम से रहो और आपस में लड़ो। मुझे यहाँ शांति नहीं मिलती है। आबा के हाथ पैर सुन हो जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर दूसरी चिट्ठी सरिता जी पढ़ती है। माँ को प्रणाम। मैंने हमेशा कोशिश की थी कि मैं आपको खुश रखूं, क्योंकि आपके त्याग और बलिदान को मैं जानता हूँ।
आपने पापा के बिना हम दोनों भाई बहन को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका बेटा हूँ और आपका मुझ पर पूरा हक है। आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, पर आप अब एक सास भी हैं और सास को भी कई जगह कड़वे घूंट पीने होते हैं। जिस प्रकार आप मुझे और दीदी को माफ़ कर देती थी, उसी प्रकार आप पापा की छोटी गलती को भी माफ़ कर सकती थी। आखिर आपके अंदर एक माँ का दिल भी धड़कता है, जो सास बनने पर जाने कहाँ चला गया है। मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, पर अपने पत्नी के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप दोनों को खुश रखूँगा, पर मैं हार गया हूँ। इसीलिए इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों आराम से रहिएगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। दिन भर काम करके हरा थाका घर आता हूँ, पर घर आकर रोज़ माँ और पत्नी के झगड़े देखता हूँ। सुकून की एक शाम नसीब नहीं होती है। एक बेटा हूँ, एक पति भी हूँ, पर एक इंसान भी हूँ जिसे सुकून की ज़रूरत होती है। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों को साथ रहना है। आबा को मायके भेज नहीं सकता हूँ और आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। चिट्ठी ख़त्म करती है तो सामने आबा खड़ी मिलती है। दोनों एक दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हैं और परेशान हो जाती हैं। सुबोध के मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं, पर वो मोबाइल बंद आता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। सरिता जी अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर सारी बात बताती है, तो काजल कहती है, मम्मी पुलिस में कंप्लेन मत करना। अब आप दोनों ही घर पर हो, पुलिस बेकार में ही पूछताछ करेगी। आप दोनों अपना व्यवहार सुधारो तो भैया जल्दी घर आ जाएंगे। 2-3 दिन लग जाते हैं। आबा और सरिता जी परेशान सी हो जाती है। आबा के दिमाग में एक बात आती है और सरिता जी के साथ वो सुबोध के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ उसे सकुशल काम करते देख दोनों की सांस में सांस आती है। वो दोनों उनसे मनोहार करती है कि घर चलो, पर सुबोध मना कर देता है। थोड़ी देर बाद काजल वहाँ टिफ़िन लेकर आती है, तो सास बहू समझ जाती है कि सुबोध काजल के घर पर रुका हुआ है। सुबोध, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी जी का बड़ा अपमान किया है। उनसे बहस करके मैंने घर का माहौल बिगाड़ दिया। मैं वचन देती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो। तूने भी समझाया और काजल ने भी समझाया था कि आबा को बेटी बनाकर रखो, तो वो मुझे माँ समझेगी। मैंने हमेशा अपना सास का रोब दिखाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेटा, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम भी हम दोनों को माफ़ कर दो, सरिता जी ने कहा। तभी सुबोध बोलता है, मम्मी मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मेरे लिए माँ भी ज़रूरी है और पत्नी भी। मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। आगे बोलता है, काजल दीदी, आप मेरे लिए शाम का खाना मत बनाना, मैं अपने घर ही जाकर खाऊंगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। शाम को सुबोध घर पहुंचता है तो देखता है घर में शांति है। आबा चाय बनाकर लाती है और पीछे से सरिता जी पकोड़े तलकर लाती है। आज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। घर गृहस्थी में झगड़े चलते रहते हैं, पर हर बात पे बहस करके उसे लंबा खींचना भी सही नहीं है। सास और बहू को मिलकर रहना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, वरना इन सब के बीच में एक बेटा, एक पति पिसकर रह जाता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।